आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को हम लोग बड़े ध्यान से करेंगे और टॉपिक का नाम है स्वर तंत्रिकाओं के, यहाँ लिखने वाला हूँ, स्वर तंत्रिकाओं या तंत्रियों के कंपन के आधार पर ध्वनि का विभाजन या ध्वनि के भेद थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ मैं लिख दूँ कि जो हम बातचीत करने वाले हैं, तो हम ये बातचीत करने वाले हैं कि कंपन के आधार पर ध्वनि के भेद। अगर अब मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझना है। ध्वनि का मतलब है वर्ण का मतलब है अक्षर। ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ आ रही है। देखिए, जो बातचीत की जा रही है, अगर उसमें हम इस आधार को समझने का प्रयास करें, जो आधार मैंने आपके सामने रखा कि कंपन के आधार पर ध्वनि के भेद या ध्वनि के भेद ना कहकर मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, वर्ण के भेद या अक्षर के भेद। ये पहले आपको ये समझना है कि कंपन के आधार पर जो हमारी ध्वनियाँ हैं उनकी कुछ एक कैटेगरी बना के रखी है। तो यहाँ पर हम जो बातचीत करने वाले हैं उसमें पहला जो भेद है कंपन के आधार पर जो पहला भेद है वो है संघोष और दूसरा है अघोष। सघोष और अघोष। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। सघोष को ही घोष कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, घोष भी कहा जाता है। तो अगर आप पहले देखेंगे तो हमने क्या सीखा, जो वर्ण है, वर्ण का कंपन के आधार पर जो डिवीजन है उसको क्या कहा है, उसको सघोष और अघोष कहा गया है। इसको अच्छे से याद रखना। जब आप ऐसा पढ़ें तो इन कंपन के आधार पर जो वर्णों का डिवीजन या विभाजन करके रखा है उसमें स्वर ध्वनियाँ शामिल नहीं की गई है। स्वर ध्वनियाँ शामिल नहीं की गई है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि स्वर जो है इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो हम बातचीत करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम व्यंजन की ही बातचीत करने वाले हैं, अब आप बोलेंगे कि कंपन कैसे होगा, तो कुछ एक ध्वनियाँ ऐसी है जब हम बोलते हैं उनको तो जो मुख में हमारे अलग अलग अंग है, उच्चारण के स्थान है, वहाँ से इस तरह कुछ वाइब्रेशन देखने को मिलती है। ये आपको फील करनी पड़ेगी। ये ध्वनियाँ जब बाहर निकलती है तो कुछ इस तरह की वाइब्रेशन होती है। कुछ एक में कम वाइब्रेशन होती है, कुछ एक में ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। पहले आइए समझते हैं सघोष ध्वनि क्या होती है। सघोष
ध्वनि क्या होती है। एक बात क्लियर होगी। या इसी को क्या कहते हैं, इसी को इक्वल करके लिख रहा हूँ, घोष ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष ध्वनि भी कहते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, टिपिकल टॉपिक है तो थोड़ा सा आपको समझना है। अब आइए इसकी परिभाषा पे, इसकी परिभाषा क्या होती है आखिर, जो परिभाषा होती है वो क्या होती है इसकी। तो परिभाषा को समझिएगा, बिल्कुल प्यार से समझिएगा। सघोष या घोष ध्वनि एक ही बातचीत है, लिखना है और समझना भी है। पहले समझ लीजिए फिर लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जब उनको बोला जाता है तो जो उच्चारण स्थान होते हैं या स्वर यंत्र होते हैं, स्वर यंत्र जहाँ से मतलब हमारा ध्वनि निकलती है, मीन्स अलग अलग जो उच्चारण स्थान उनको स्वर यंत्र भी बोलते हैं। तो जब ये ध्वनि निकलती है तो हवा क्या करती है, हवा टकराती है। क्या होती है? टकराती है मुंह के साथ। और टकराती है तो टकराने से कंपन होता है, और वो कंपन जो होता है वो ज़्यादा कंपन होता है। जब हम कुछ एक ध्वनियों को, कुछ एक वर्ण को जब बोलते हैं, और ये व्यंजन वर्ण होंगे, ध्यान रखना ये कि कौन से वर्ण होंगे, व्यंजन वर्ण होंगे। तो जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह के साथ जो हवा होती है वो टकराती है, और टकराने के बाद कंपन उसमें ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं संघोष ध्वनि। अब लिखना है यहाँ, जिन ध्वनियों को उच्चारण करते वक्त कंपन ज़्यादा हो, अब एक बात फिर ध्यान से सुननी है कि देखिए कंपन कब होगा। कंपन तब होगा जब जो हमारी उच्चारण स्थान है उसके साथ हवा क्या करती है, टकराती है, और ज़्यादा टकराएगी तो कंपन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसी ध्वनियों को हम सघोष कहते हैं। ये हुई डेफिनेशन, या इसी को घोष भी कहते हैं। अब स का मतलब होता है साथ और घोष का मतलब होता है कंपन। ऐसी ध्वनि जो अपने साथ ज़्यादा कंपन लेकर आए उसको हम सघोष कहते हैं। ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। तो दो चीज़ें हमने सीखी। एक चीज़ तो हमने ये सीखी कि सघोष किसे कहते हैं, सघोष में हमने इसकी परिभाषा सीखी। परिभाषा में हमने क्या सीखा कि देखो ऐसी ध्वनि जिसमें ज़्यादा कंपन हो, और अर्थ में क्या देखा कि जो कंपन साथ में लेकर आए। स प्लस घोष से मिलकर बना हुआ है ये मतलब सघोष शब्द। तो इसमें स, ये बिंदी गलती से लग गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये इसका मतलब होगा कंपन के साथ आने वाली ध्वनि। और परिभाषा मैंने बता दी, ऐसी ध्वनियाँ जिसमें कंपन भी हो और मुंह के साथ हवा भी टकराती है, टकराहट जो होती है ज़्यादा होती है। अब आइए इसके उदाहरण पर जाने से पहले एक ट्रिक कैसे याद रखनी है। जब आप इसको याद रखेंगे तो एक ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है, और वो ट्रिक जो है कुछ इस तरह है। इस ट्रिक को बिल्कुल समझना है, ध्यान से समझने के लिए आप लोगों को कुछ एक चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहले तो आप क ख ग लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? क लिख लीजिए, ख लिख लीजिए, ग लिख लीजिए, घ लिख लीजिए, और अंग भी लिख लीजिए। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ें लिख ली होगी। जब आप ये चीज़ें लिख बैठे तो फिर आप लोगों को एक चीज़ देखनी है, इसको गोला लगाना है। यहाँ पर लिखना है 3, 4, 5, और हिंदी भाषा में लिखना है तीसरा या तृतीय बोल सकते हैं, तृतीय वर्ण, तीसरा, चौथा, यहाँ पर लिखना है पांचवा। जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होते हैं उसको किस में रखा जाता है, उसको हम सघोष में रखते हैं। किस में रखते हैं? सघोष में रखते हैं। आई थिंक आप लोगों को अब समझ आ गई होगी बात कि सघोष में किसे रखेंगे।
जब आप सघोष की बातचीत कर रहे हैं या घोष की बातचीत कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? घोष बोलूं मैं या सघोष बोलूं? घबराना नहीं है, बात एक ही है। घोष बोलूं या सघोष बोलूं, बात एक ही है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने एक ट्रिक बताई, 345 याद रख सकते हैं। 345 के साथ हमें याद रखना है तृतीया, दूसरे में लिखना है चतुर्थ, आगे लिखना है पंचम। तृतीय, चतुर्थ, पंचम। जब ये क्लियर हो जाता है, जब ये क्लियर हो गया तो आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना है कि इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे। तो मैं आपको अगर स्पष्ट व्यंजन की बातचीत करूं, क से लेकर म तक का जो विवरण है वो किस तरह आएगा, वो यही होगा जैसे मैंने आपको बताया है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण जो होगा वो घोष या सघोष में आएगा। इसके अलावा जब आप फिर ऑड वन में जाएंगे, ऑड वन का मतलब ये है कि कुछ एक चीज़ें आपको याद भी रखनी है। याद रखने के लिए आपको जो घोष के एग्जाम्पल में ये भी डालना पड़ेगा, य, र, ल, व। ये जो ध्वनियाँ होगी, ये जो वर्ण होंगे, ये भी घोष में आते हैं। इसमें भी कंपन ज़्यादा होता है जब इनको बोला जाता है। य में कंपन होता है, र में कंपन होता है ज़्यादा, ल में हवा जो मुंह से निकलती है, मतलब मुंह जो हवा जब निकलती है तो टकराती है और कंपन ज़्यादा करते हुए बाहर निकलती है। इसी को तो हम सघोष या घोष कह रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। तो हमारा घोष यहीं पर ख़त्म हो जाता है। घोष क्या हो जाता है? यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दूसरा, चलिए अब आई थिंक एक बार बताइए, क्या सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? क्या आप लोगों को घोष और सघोष क्लियर हो गया? घोष क्लियर हुआ, सघोष क्लियर हुआ। घोष क्या होता है, सघोष क्या होता है? कोई डाउट तो नहीं रहा? एक बार बता देना। पहले मतलब एक हमने क्या किया, घोष या सघोष की जो बातचीत की, ये एक ही है। क्या है? एक ही है, पर दोनों शब्द एक ही के लिए यूज किए जाते हैं। डेफिनेशन सेम रहेगी, एग्जाम्पल सेम रहेंगे। चलिए आगे चलिए। अघोष क्या करना है? आघोष। आघोष जो है इसको भी हमने क्या करना है, समझना है। आघोष थोड़ा सा समझिएगा। कंपन, अब एक बात अगर मैं बताऊं तो देखिए कि अगर जो हमारा उच्चारण स्थान है, ये उच्चारण स्थान है, जीभ और अगर तालु दूर दूर है तो उसमें कंपन ज़्यादा होगा। और ये आपस में नज़दीक में आ जाते हैं तो कंपन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो घोष ध्वनियाँ हैं उसमें उच्चारण स्थान क्या आपस में रगड़ते हैं या उनमें घर्षण ज़्यादा होता? तो घर्षण होगा उनमें, तभी तो कंपन ज़्यादा होगा। बिना घर्षण के कंपन कैसे होगा? तो जो स्वर तंत्रिकाएँ होती है वो आपस में टकराती है और टकराने के बाद ही कंपन होता है। ये सघोष में ही होता है या घोष में ही होता है। पर अघोष में आइए, अघोष में जो है हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अघोष में देखिए, जो अघोष है उसको सीखिए। अघोष की पहले परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या होगी? अगर आप परिभाषा की बातचीत करेंगे तो परिभाषा में कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी है। नंबर 1, इनमें कंपन कम होती है। कंपन क्या होती है? कंपन कम होती है। कंपन कम होती है। नंबर 2 पे याद रखनी है बात, जो उच्चारण स्थान होते हैं जैसे कि जीभ, जैसे कि तालु, जैसे कि कंठ, उच्चारण स्थान आपस में दूर दूर होते हैं। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं। जब ये ध्वनियाँ बाहर निकलती है दूर दूर रहते हैं, उनमें घर्षण बिल्कुल, उनका जो आपस में मेल मिलाप कम होता है। क्या होता है? मेल मिलाप कम होता है। जैसे कि जीभ और तालु की बातचीत करें तो उनका थोड़ा सा क्या रहेगा, इन ध्वनियों को बोलते वक्त जो मेल मिलाप, मतलब जितना घर्षण या जितना आपस में जो घर्षण है घोष ध्वनियों में हो रहा है उतना नहीं होगा। और कंपन भी इसमें क्या होगी? कम होगी। इसमें क्या होगी? कंपन भी कम होगी। तो ये तो आ गया आपकी परिभाषा। परिभाषा के बाद इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो भी जानना है। अघोष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो अघोष का शाब्दिक अर्थ का मतलब है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अघोष का शाब्दिक अर्थ का मतलब ये है कि क्या है? कम कंपन होना। कम कंपन होना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ना होना, कम कंपन होना, क्योंकि बिना कंपन के तो ध्वनि बाहर निकल ही नहीं सकती है। कम कंपन होना। और
अच्छे से आप अर्थ भी समझ गए। ये शाब्दिक अर्थ है, क्या है? शाब्दिक अर्थ है। किसका शाब्दिक अर्थ है? ये शाब्दिक अर्थ जो है अघोष का शाब्दिक अर्थ है। जब ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है तो उसके बाद क्या क्या रखना है आप लोगों को? कुछ एक चीज़ें और याद रखनी है कि जो अघोष है उसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ आती है, कौन कौन से हम वर्ण रखेंगे। तो पहली बात तो मैंने आपको तीसरा बता दिया है, चौथा बता दिया और पाँचवा 345 में आपको समझा चुका हूँ। अब जब ये डिवीजन आप देख रहे हैं तो ये डिवीजन जो है क से लेकर म तक का ही है, क से म तक का है, क्योंकि आपको मैं ये बता चुका हूँ कि स्वर ध्वनियाँ इसमें आती नहीं है सघोष और अघोष में। तो ये क से म तक का जो विवरण है ये जो 345 है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये घोष वाला डिवीजन है। तो अघोष में क्या बचा? एक बचा और दो बचा। एक दो का मतलब हुआ प्रथम वर्ण, प्रथम और साथ में द्वितीय वर्ण किस में आता है? अघोष में आता है। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर यहाँ पर एक बार फिर आपको लिख दूँ क से म तक का जो विवरण मैं दे दूँ आपको, तो पहले क्या आता है? क आता है, फिर क्या आता है? ख आता है, फिर ग आएगा, फिर क्या आएगा? घ, फिर क्या आता है? अंग। तो ये वाले ये जो डिवीजन हो गया, ये डिवीजन तो आपका क्या हो गया? ये तो घोष हो गया, या इसी को हम संघोष कहेंगे। और ये वाला जो डिवीजन है ये डिवीजन क्या हो गया? अघोष हो गया। ये आपको अच्छे से याद रखना। और म तक ऐसा ही चलता रहेगा, पहला और दूसरा और तीसरा चौथा और पांचवा किसी और में आ जाएगा। ये बात क्लियर होने के बाद इस बात को ध्यान से सुनिए। किस बात को? नंबर वन पे ध्यान दीजिए। वो नंबर वन क्या है कि कुछ एक अन्य जो वर्ण है वो भी किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। अघोष में आते हैं। अघोष में अन्य वर्ण भी आते हैं, जैसे कि अगर बातचीत करूँ मैं श शेर वाला, श षटकोण वाला, स स्लेट वाला, ये भी अघोष ध्वनियाँ है। ये भी क्या है? अघोष ध्वनियाँ। इनको अच्छे से समझना, अघोष ध्वनियाँ है ये। अब हम जब ये सीख बैठे तो सीखने के बाद दोबारा से एक ओवरव्यू करके इसका फिर एक बार नज़ारा देखें। एक साइड हम क्या करेंगे? सघोष को रख लेते हैं और दूसरी साइड घोष को रख लेते हैं। फिर आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जो सघोष और घोष है, पहले इसके अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कंपन के साथ। पहला इसमें क्या लिखना है? कंपन के साथ, कंपन के साथ। यहां पर करेंगे कम कंपन के साथ, कम कंपन के साथ। एक बात तो ये क्लियर होगी, अच्छे से समझना। उसके बाद उदाहरण में देख रहे हैं। उदाहरण में हमने ये सीखा, क्या सीखा कि जो सघोष है उसमें 3, 4, 5 यानी कि पहला, तीसरा, जो तीसरा, पांचवा और तीसरा, चौथा और पांचवा। उदाहरण में हमने क्या सीखा? उदाहरण में एक तो हमने तीसरा वर्ण उठाया, चौथा और पांचवा, साथ में य हमने क्या उठाया? य, र, ल और व, ये उठा लिया। यहाँ पर हमने क्या उठाया? दूसरे नंबर पे हमने उठाया, दूसरे नंबर पे क्या उठाया? 1, 2। और आपके सामने जो तीसरा पॉइंट आ रहा है, तीसरे में हमने उठाया श, ये षटकोण वाला और फिर ह। तो हम जो यहाँ पर देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं। तो हमारा पूरा का पूरा सघोष और अघोष क्या हो गया? क्लियर हो गया। फिर नोट में क्या लिखना है कि नोट में हमने क्या सीखा? देखिए नोट में का मतलब है कि हमने ये भी सीखा, यहाँ से नोट में हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि जो स्वर है वो ध्वनियाँ अघोष में नहीं आएगी। उसके बाद हमने संयुक्त स्वर सीखा, वो भी नहीं आएगी, संयुक्त स्वर भी इसमें नहीं आएगा, तो भी ये ध्वनियाँ इसमें नहीं आती है। हमने ये भी सीखा जो संयुक्त व्यंजन है, पढ़ाया है मैंने आपको, संयुक्त व्यंजन भी इसमें नहीं आते हैं। सघोष और अघोष की कैटेगरी में वो जो वर्ण है वो नहीं आते हैं। तो एक बार बताइए, क्या आप लोगों को अच्छे से सघोष या घोष या अघोष समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, फिर आगे चलते हैं। एक बार बता दीजिए सभी बच्चे, क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, घबराना नहीं है। हर एक चीज को बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है।
क्या क्लियर है? चलो अच्छा ओके। अब जो है नेक्स्ट जो बातचीत है उसको देखने का प्रयास करना है। नेक्स्ट बातचीत क्या है? हम पढ़ने वाले हैं श्वास के आधार पर वर्णों के, श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हो रहा है, श्वास तो आपको पता होगा हवा, श्वास के आधार या वायु की मात्रा भी कह सकते हैं, वायु की मात्रा और घोष और सघोष को ऐसा कह सकते थे, कंपन या वायु की कंपन, वायु की कंपन की वजह से। तो वायु की मात्रा के आधार पर जो वर्ण ध्वनियां हैं उनकी उसके कितने भेद हैं, तो उसके भेद जो है 2। ऐसा पूछा जा सकता है कि श्वास के आधार पर या वायु की मात्रा के आधार पर जो हमारे वर्ण है, अक्षर है या ध्वनि है, उसके कितने भेद है, तो 2 है। अगर कंपन के आधार पर पूछा जाए तो कितने हैं, तो भी 2 है, हमने पढ़े। अब जो वायु की मात्रा के आधार पर, वायु की मात्रा के आधार पर जो भेद है वो कितने हैं, 2। कौन कौन से? अल्प प्राण और दूसरा क्या है, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, थोड़ा सा समझिएगा। वायु की मात्रा या यहां पर लिख रहा हूं श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर, ये चीज आप लोगों ने अच्छे से ध्यान में रखनी है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब चलते हैं 1 by 1 इनको करते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। चलिए देखिए, पहले अल्प प्राण को कर लेते हैं ना। अल्प प्राण, बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ समझना है। शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या हुआ, इसको समझिएगा। अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब क्या होता है, कम, और प्राण का मतलब होता है, थोड़ा सा समझिएगा, प्राण का मतलब होता है श्वास या वायु, श्वास या वायु। इसको समझने का प्रयास करना। शाब्दिक अर्थ आपको क्लियर हो गया। अब परिभाषा पे आइए, आखिरकार आप अल्प प्राण से क्या समझते हैं, अल्प प्राण जो है उससे आप क्या समझते हैं। तो अल्प प्राण की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण, ध्यान से सुनना, जिन व्यंजनों में स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाली ध्वनि होती है उसको व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण, थोड़ा सा समझिएगा कि उच्चारण में हवा कम निकले, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। तो यहां पर आप लोगों को अच्छे से समझा गया कि ऐसे व्यंजन जब उनको उच्चारित किया जाता है, जब उनको बोला जाता है, तो वायु की मात्रा जो रहती है, क्वांटिटी जो रहती है, वो काफी कम रहती है। या दूसरी भाषा में हम ये बोले, जब वायु की मात्रा कम रहेगी तो अल्प प्राण को बोलने में परिश्रम कम लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे बातचीत करूं कि अल्प प्राण जो है,
अल्प प्राण को जब हम बोल रहे हैं तो उसमें परिश्रम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? अगर वायु की मात्रा कम होगी, वायु की मात्रा कम निकल रही है तो परिश्रम भी क्या लगेगा? कम लगेगा। परिश्रम भी, मेहनत कम लगेगी। वायु की मात्रा अगर कम निकल रही है ध्वनि को बोलते वक्त तो परिश्रम भी कम लगेगा। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम परिश्रम लगे, एक अन्य डेफिनेशन बनती है, उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। तो वायु की मात्रा कम निकले जिन ध्वनियों के बोलते वक्त, उच्चारण करते वक्त, तो उनको अल्प प्राण कहते हैं। परिश्रम कम लगे तो उनको हम अल्प प्राण कहेंगे। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना। श्वास की मात्रा के आधार पर बातचीत चली। जब आप अल्प प्राण की ये डेफिनेशन पढ़ बैठते हैं, अल्प प्राण, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक का यूज करना हमने। 1 3 5, 1 3 5 अलग अलग कलर से इसको क्या कर लेते हैं, रंगने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कि वास्तविक तौर पर 1 3 5 क्या है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा 1 3 5 क्या है। 1 का मतलब है प्रथम वर्ण, क्या है? प्रथम वर्ण। 3 का मतलब है तृतीय वर्ण। और जो 5 है इसका मतलब है पंचम वर्ण। और ये जो डिवीजन करके रखा है ये क से लेकर म तक का डिवीजन है। क से लेकर म तक का डिवीजन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क से लेकर म तक का डिवीजन है। इसके अलावा जो अन्य वर्ण है, अन्य जो वर्ण है वो अलग सी कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। अब जब आप ये पढ़ बैठते हैं तो अल्प प्राण में अन्य वर्ण भी आते हैं इसको छोड़कर, और वो वर्ण कौन से होते हैं उसको देख लीजिए। अन्य वर्ण जो आते हैं अल्प प्राण में, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोगों ने याद रखना। य र ल व, य र ल व। अगर हम यही बात ऊपर करें तो वहां पर घोष में हमने जो सीखा वहां पर ह था, यहां पर अल्प प्राण में ह नहीं होगा। यही डिफरेंस आपको याद रखना है कि य र ल व अल्प प्राण में होता है, ह जो होता है घोष में होता है, पर वो अल्प प्राण में शामिल ध्वनि नहीं है। यहां पर ह जो है अल्प प्राण में नहीं है, इस बात को समझना है। तो अल्प प्राण आपका क्लियर हो गया। अब चलिए महाप्राण के ऊपर। महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण का पहले शाब्दिक अर्थ देखिए। महा का मतलब होता है बड़ा, महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। या महा का मतलब होता है ज्यादा। और प्राण का मतलब क्या रहता है? प्राण का मतलब रहता है हवा या श्वास। तो ऐसी ध्वनि, शाब्दिक अर्थ हो गया, परिभाषा देख लीजिए। ऐसी ध्वनि जिनको बोला जाए तो श्वास की मात्रा क्या निकले? ज्यादा निकले। कैसी निकले? ज्यादा निकले। तो उसको क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। महाप्राण किसको कहेंगे? महाप्राण में श्वास की जो मात्रा निकलेगी, श्वास मात्रा जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। इसी को तो हम महाप्राण कह रहे हैं। चलिए, महाप्राण जब समझ गए तो इस बात को क्यों भूलना आप लोगों ने, कि जैसे हमने एक ट्रिक सीखा महाप्राण से पहले अल्प प्राण के बारे में, वैसा ही ट्रिक यहाँ पर भी सीख लेते हैं। तो हमने क्या सीखा? 1 3 5 सीखा। तो बच क्या रहा है? 2 बच रहा है, साथ में 4 बच रहा है। तो इसका मतलब हुआ द्वितीय वर्ण, और इसका मतलब हुआ चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ, थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको ठीक करने दीजिए, ठीक है। अब देखिए,
इसका मतलब क्या हुआ? चतुर्थ वर्ण। ठीक है, तो अगर हम क से लेकर म तक का वर्णन करें तो जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है वो किसमें आता है? महाप्राण में आता है। किसमें आता है? महाप्राण में आता है। इसके अलावा श, स और ह भी किसमें आता है? महाप्राण में आता है। ये ध्वनियाँ भी किसमें आती है? महाप्राण में आती है। थोड़ा सा मैं एक प्रैक्टिकल आपके सामने रखता हूँ। अगर क लिखूँ मैं, ख लिखूँ मैं, ग लिखूँ मैं, घ लिखूँ मैं, अंग लिखूँ, तो 1, 3, 5 ये वाली ध्वनियाँ किसमें आ रही है? ये आ रही है अलप्राण में। किसमें आ रही है? ये ध्वनियाँ है अलप्राण की, अलप्राण की। और जो बची हुई ध्वनियाँ हैं जैसे कि दूसरा और चौथा, ये दोनों मिलाकर किसमें आ रही है? ये आ रही है महाप्राण में, महाप्राण। और य र ल व, य आ रहा है, र आ रहा है, ल और वो आ रहा है यहाँ। और श, ये संतोषी माता वाला श, उसके बाद स और ह आ रहा है महाप्राण। तो ये हो गया महाप्राण। अब मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को अच्छे से बात क्लियर हुई कि नहीं? चलिए एक बार फिर इसको रिवीजन करते हैं कि श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर वर्ण या वर्णों के भेद। तो यहां पर हमने क्या सीखी? 2 चीजें सीखी। एक साइड हमने क्या सीखा? अलप्राण, अलप्राण। दूसरी साइड हमने क्या सीखा? महाप्राण। यही सीखा ना। अब 1 by 1 इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, अलप्राण का मतलब होता है जिसके जिन ध्वनियों को बोलते वक्त श्वास की मात्रा कम निकले। महाप्राण का मतलब होता है ज़्यादा निकले। मैंने ट्रिक बताया, इसमें ट्रिक क्या बताया? 1 3 5, 1 3 5, पहला, तीसरा, पांचवा। इसमें मैंने ट्रिक क्या बताया? इसमें ट्रिक बताया 2 और 4, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि यहां अलप्राण में क्या आ रहा है? य आ रहा है, र आ रहा है, ल आ रहा है और वो आ रहा है। महाप्राण में क्या आ रहा है उसको भी बताया। उसमें ये आ रहा है, क्या आ रहा है? श आ रहा है, षटकोण वाला आ रहा है, स आ रहा है, उसके बाद ह भी आ रहा है। ये चीज़ें तो आपको मैंने पढ़ा दी काफ़ी अच्छे तरीके से और सारी की सारी डेफिनेशन भी 1 by 1 बता दी। साथ में इसका कंपैरिजन करिएगा घोष और सघोष से। घोष से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टिपिकल क्वेश्चन है वर्णमाला के, सबसे टफ वाला टॉपिक मान के चलो। जब ये हो जाता है तो नोट में क्या याद रखना है? नोट में याद रखना है नोट नोट में रखना है। नोट में कुछ एक भाषाविद कहते हैं, भाषाविद में व्याकरण जो विद है कहते हैं कि स्वर और अनुस्वर, मैं आपको समझा चुका हूं, अनुस्वर नहीं बताऊंगा यहां पर, नहीं तो प्रीवियस टाइम के लेक्चर देखिएगा। स्वर और अनुस्वर को अलप्राण कहते हैं, अलप्राण कहते हैं। ये कुछ भाषाविद कहते हैं, कुछ व्याकरणविद कहते हैं कि स्वर और अनुस्वर को हम किस में रखेंगे? हम अलप्राण में रखेंगे। पर कुछ एक भाषाविद कहते हैं कि भाई साहब देखिए, जब हम स्वर को बोलते हैं तो वो इंडिपेंडेंट ध्वनि है, उसको हम श्वास के आधार पर बांट नहीं सकते, ऐसा कुछ भाषाविद कहते हैं। पर फिर भी हमको दोनों मत लेकर चलना है। अगर कई बार पूछा जाए कि एक है अलप्राण महाप्राण, तो उस दौरान में हमारी कौन सी चीज़ हेल्प करेगी? ये जो अलप्राण वाला कंसेप्ट है,
वो हेल्प करेगा। पर वास्तविक तौर पर अगर हम बातचीत करें तो स्वर ध्वनियाँ जो है उसका श्वास के आधार पर डिवीजन नहीं किया गया है। इस बात को अच्छे से याद रखें। एक तो बात कर होगी। दूसरी बात देखिए, नोट में लिखना है संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं आते हैं, व्यंजन इसमें नहीं आते हैं। आप बताइए मुझे, क्या आप लोगों का अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई थिंक कोई भी डाउट आपको नहीं रही होगी, कोई भी डाउट नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछिए। क्या कीजिए? पूछिए। तो ये था आज का लेक्चर, इसको अच्छे से रिवाइज करना। कल हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद होंगे और उसे हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। मीन्स लाइव क्लास होगी और साथ में जो ब्लैक बोर्ड होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसे मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, कल का टॉपिक है ये। तो इसमें हम क्या बातचीत करेंगे आपको अच्छे से ये याद रखना, कल इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। जो भी बच्चे जुड़े थे धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे से इसको क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिए।